तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें हमें पता करना है कि आगे किस तरह से प्रिपरेशन करना है, पेरेंट्स का रोल क्या रहेगा, आप लोगों का रोल क्या रहेगा, और किस बातों को ख्याल करना है और किन बातों को अनदेखा करना है। तो इसके लिए मैं कुछ प्रेजेंटेशन यूज करूंगा और कई बार मैं वापस इस तरह से आप लोगों के साथ बात करने के लिए आ जाऊंगा। तो तो एक ऐसी एग्जाम जिसके जरिए करीब 75,893 सीट्स, बीडीएस की 26,693 सीट, 313 डेंटल कॉलेजेस और 529 मेडिकल कॉलेजेस, इसमें अभी 6 बढ़ गए हैं। तो पहले तो देखते हैं हम क्या डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। निश्चित रूप से कोविड-19 इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफिकल्टी वी आर फेसिंग। अब वैक्सीन निकलने के बाद में दूसरा डर है कि ये वैक्सीन हमारे काम में आएगा क्या, कितना महंगा होगा, क्या हम इसको यूज कर सकेंगे। इसके लिए वीडियोस भी वायरल हो गए, व्हाट्सएप पर इसके जोक्स भी बन गए। वो एक दबाव, दो दबाव, तीन दबाव वाली बातें हो गई सब पूरी। सो दिस ऑल्सो इज अ बिग प्रॉब्लम एंड द थिंग्स आर गोइंग ऑन at the scientific level that if the virus is changing itself, then whether the vaccine will be capable to have the control of everything. तो ये भी एक तरह का डर है हम लोगों के लिए। बहुत बड़ा डर ये है कि अभी सेकंड वेव ब्रिटेन में आ चुकी है, यूरोपियन कंट्रीज में आ चुकी है, तो हमारे इधर भी आएगी क्या? अगर आएगी तो हम उसे किस तरह से फेस करेंगे? फिर से थाली लेना पड़ेगा क्या? फिर से वो दिए जलाने पड़ेंगे या क्या करना पड़ेगा? ये जोक की बात नहीं है, इस तरह से हम सब लोग डरे हुए हैं। मैं यहाँ पर किसी की मजाक नहीं बना रहा हूं। हम सभी हम सभी लोग, क्योंकि इसमें हमने ये भी देखा कि काफी एजुकेटेड और बहुत अच्छे फैमिली से जो है ऐसे लोग भी इसके शिकार हुए। जो गरीब मेरे यहाँ पर फल लाता था, सब्जी लाता था, वो भी इसका शिकार हुआ। तो ये बातें हो रही है निश्चित रूप से। तो ये कोई एक व्यूअर है अपने इसमें कि जिसको ड्राइंग बनाने की बहुत इच्छा है, तो उसको तो अभी ये कर दिया। ये ऐसे रहते हैं कि जो कुछ बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। एनीवे, सो दिस पर्टिकुलर सेकंड वेव इज अ प्रॉब्लम। हर एज को, हर आदमी को, हर रिलेटिव को एक तरह का थ्रेट है। हम लोग आसानी से जो हर एक की तरफ जाया करते थे वो अब नहीं जाते। ना कि केवल हमारे लिए डर है, हम ये भी डर रहे हैं कि हमारे कारण दूसरे को तकलीफ ना हो। तो ये सब बातें हो रही है, निश्चित रूप से हो रही है। और ये एक अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है। अब ये अनसर्टेनिटी निश्चित रूप से है। इसमें अनसर्टेनिटी में ये भी क्वेश्चन है कि सर एग्जाम कब रहेगी, वो किस तरह से कंडक्ट होगी। बीच में आपने एक वीडियो डाला था जिसमें आपने ये बोला कि भाई एग्जाम तो ऑफलाइन ही रहेगी, तो वो कब रहेगी? 5 मई को रहेगी ऐसा वो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन की इसमें से पता चला। क्या वो अभी भी वह बरकरार रहेगा या कुछ उसमें चेंजेस आएंगे? वी ऑल आर हैविंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स।
द साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ रहा है, इसके कारण कई लोग टूट रहे हैं। इकोनॉमिकल प्रेशर भी बढ़ रहा है, जिसका स्टूडेंट को रियलाइजेशन नहीं है, मगर यस पेरेंट्स और हम लोगों को तो निश्चित रूप से है कि इससे कई लोग ऐसे हैं कि हु आर द ओनर्स ऑफ होटल एंड द होटल्स आर नॉट रनिंग प्रॉपरली, बट द पीपल हु वर डिपेंडेंट ऑन हिम ही इज पेइंग देम। अपने भी क्लास के इसमें क्लास का इनटेक काफी कम हुआ है, फीस मुश्किल से आ रही है, मगर फिर भी जो टीचर्स है, जो बाकी काम वाले, उनको तो ये करना ही पड़ेगा। ये इस तरह के प्रॉब्लम सबको है, सबको है। सो दिस इकोनॉमिकल प्रेशर इज ऑल्सो देयर। जो कई लोग थे वो उनको काफी मुश्किल जा रही है। हर्ष, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफिकल्टीज आफ्टरवर्ड्स। Right now, I will, because you have raised the hand, I will unmute you, but we will like to have this at the end. Harsh, please, your difficulty. Sir, can you speak little louder, sir? Sure. मेरे यहाँ का स्पीकर कम वॉल्यूम पर था। Now it may work properly. And I will speak little loudly also. Both the things I will try to do. इसके साथ में ये भी ख्याल में रखो कि रिपीटर की संख्या में काफी बढ़ोतरी इस साल हो सकती है। फॉर्म्स अभी तक नहीं आए, मगर जो सोचना है वो कुछ इस तरह का है, सर अब 5 महीने तो बचे, तो फिर रिपीट कर लेता हूं ना। Instead of joining some other course which is not going to start, why I should not wait for 5 more months and give another try? उसमें भी पिछले साल जो कोविड का प्रेशर था, एग्जाम होती या नहीं होती, यहां से शुरुआत थी। उसमें कई लोगों को केवल वो प्रेशर के कारण उनकी एग्जाम खराब गई। असल में वो बहुत अच्छे स्टूडेंट है और थे, वो भी इस साल एग्जाम में है। तो ये भी भूलिए मत, ये सब डिफिकल्टीज हम फेस करने वाले हैं, इससे कोई छुटकारा नहीं है। मगर कुछ डिफिकल्टीज ऐसी है कि जो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। एक थोड़ा सा अगर आपके साथ में पेरेंट्स हो तो उनको अभी थोड़ा सा ख्याल करने के लिए बोलिए प्लीज। द डिफिकल्टीज विच वी आर क्रिएटिंग फॉर अवर सेल्फ, इम्पेशेंटनेस। बुकलेट लेने के लिए पेरेंट्स आते हैं और पूछते हैं सर ये कब खत्म होगा। यार ये मैं नहीं बोल सकता हूं। इसके साथ में एक और चीज जो हो रही है वो ये कि हम लोग अगर रास्ते पे पैर रखते हैं तो हमको महसूस होता है कि कहाँ है कोरोना। सामने वाले ने मास्क नहीं पहना है, लोग भीड़ कर रहे हैं, शादियां हो रही है, बारात हो रही है, वहां पर बिना किसी झिझक से काफी भीड़ खाना खा रही है, और मेरे व्हाट्सएप पर आ रहा है 59 पॉजिटिव, 113 पॉजिटिव टुडे, 49 पॉजिटिव टुडे। इसी तरह से अगर टीवी की न्यूज गलती से लग गई तो उसके ऊपर भी इसी तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। प्रॉब्लम ये होता है कि मेरा ब्रेन जब रियलिटी और अंडरस्टैंडिंग इसमें फर्क करना शुरू करता है तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है। इट क्रिएट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस इन माई माइंड। This is also one particular problem which is created by we all. उस भीड़ में हम भी कभी तो भी रहते हैं। वो केवल वो नहीं रहता, जब उंगली एक उसकी तरफ रहती है तो 3 उंगलियां हमारी तरफ रहती है। हम भी कई बार ऐसा करते हैं कि हम कोई काम नहीं है फिर भी जाते हैं।
when we will start? Now this is a question which no one will be able to answer. नहीं सर मगर कुछ तो बताओ. अब अगले महीने में शुरू हो जाएगा. मैं वक्त वहां पर किल करता हूं, झूठ बोलता हूं सामने वाले से, क्योंकि मुझे ये पता नहीं कि क्या ये अगले महीने से होने वाला है. फिर कुछ लोग ये भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि सर वो नागपुर में शुरू हो गया, दिल्ली में शुरू हो गया, यहां पर शुरू हो गया. सो सच पर्टिकुलर थिंग कीप्स ऑन इंक्रीजिंग अवर एंजाइटी. इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं होता है. तो ये थोड़ा सा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. सर एग्जाम कब होगी? यार ये जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है. नहीं सर मगर फिर भी आपको थोड़ा ज्यादा पता रहता ना. ये हमारे वीकनेस को अंडरलाइन करता है. जिस दिन मुझे पता होगा कि ये फलाने फलाने डेट को एग्जाम है, immediately I will explain it to everyone and I will declare that. Why I will keep it secret with me? So these are the questions which you also know that sir is not knowing the answer. But by asking this particular questions, we are trying to release our pressure. वो प्रेशर कुकर पर सीटी रहती है ना, वो जैसा अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है वो उठती है और अंदर की बात बाहर आ जाती है. तो ये आप लोग जब पूछते हो तो मुझे गुस्सा नहीं आता है उसका, मगर मुझे ये महसूस होता है कि वाफ दब रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो रहा है. तो इसको दिमाग में से निकाल दो, यानी बहुत आसान होगा. क्योंकि हरदम ख्याल में रखो, पेरेंट्स के लिए स्पेशली है ये, आप जब प्रेशर में होगे तो आपका बच्चा आपके प्रेशर को महसूस कर सकता है, 100% महसूस कर सकता है. डोंट थिंक दैट ही इज इग्नोरेंट अबाउट इट. सो प्लीज लेट अस, बाय टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयरिंग फॉर देम, हम सभी लोग, आप भी मैं भी, नाटक करते हैं कि हमें प्रेशर नहीं है करके. सर सिलेबस क्या रहेगा 12th का? और फिर 12th का अगर चेंज हुआ तो फिर नीट का भी चेंज होगा क्या? अब बात ऐसी है कि सिलेबस और पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, इनका उतना तालमेल ही नहीं होता है. ऐसे 2-3 क्वेश्चंस निश्चित रूप से रहते हैं कि जो कहां से लिए ये कोई नहीं बता सकता. तो अभी भी अपन बिल्कुल प्रिसाइज ऐसी लाइन लकीर खींचकर सिलेबस कहां पर होगा अभी भी. सो वी विल हैव टू एक्सेप्ट दिस, दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस. वी वोंट बी नोइंग अबाउट प्रिसाइज सिलेबस. बोर्ड एग्जाम्स कब रहेगी? सर फिशरीज का क्या करेंगे? ये मैं निश्चित रूप से बोलता हूं कि हम लोगों ने फिशरीज लेने के पीछे रीजन ही ये था कि हमें टेंशन कम होना था. सो स्ट्रांगली सजेस्टिंग कि फिशरीज के इसमें जब आप प्रैक्टिकल देते हो तो आपको वहीं पर मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं. एक बार वो प्रैक्टिकल में क्लियर होने के बाद में थियरी एग्जाम के लिए जाकर केवल आपको साइन करना है, यू विल बी पास. सर मगर वो परसेंटेज का क्या होगा? So we are not supposed to worry about the percentage because you cannot forget. एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, जो चीज आप में से कई लोगों को पता है फिर भी हम उसको अनदेखा करते हैं. नीट का सिलेक्शन प्रोसेस, पहले तो टोटल, जिसकी टोटल सबसे ज्यादा वो पहले पोजीशन पर, यानी कोई अगर एक ऐसा इस साल भी रहा कि उसके 720 है तो ही विल बी एट पोजीशन 1. Yes, Harshal Mehta, you were, where he has lost 5 marks will be checked. If the student has lost it in biology,
In that case, he will be at the bottom corner, and the one who is having maximum marks in biology, he will be at the upper part. Means after the total, the next tiebreaker is biology of NEET only. After that comes chemistry of NEET only. Then physics will not be seen because obviously the physics will be same because total is same, biology is same, and chemistry is same. Once this particular is there, then the particular mistakes will be seen. The one who is having lesser mistake will be at that upper part. And at the end, the age. So these are the tiebreakers: total, biology, chemistry, mistakes, and age. In entire tiebreakers, nowhere comes the 12th standard marks, nowhere comes the 10 standard marks. सर मगर कुछ पर्टिकुलर तो जरूरी हो गया ना 12th स्टैंडर्ड के लिए? बिल्कुल है, बताता हूं वो क्या है। 12th स्टैंडर्ड के लिए आप पास होना जरूरी है, दैट मीन्स यू मस्ट हैव 35% इन ऑल। I don't think any student of our class is having a threat of failing in 12th standard. नहीं सर मगर कुछ परसेंटेज भी लगेगा ना, उसके बारे में बताता हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट में आपको कम से कम 50% मार्क्स जरूरी है। केवल ये तीनों में। आपको इंग्लिश में अगर 40% है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। आपको फिशरीज में केवल 45% है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। PCB is only expected to be 50% and that too is not total. यानी फिजिक्स में 50, केमिस्ट्री में 50, बायो में 50, ऐसा भी नहीं है। ये हर सब्जेक्ट 100 मार्क का होता है। 100 मार्क में से 30 मार्क जो है वो तो प्रैक्टिकल के हैं। इसके बारे में मैं ना बोलना ज्यादा बेहतर है। अब मुझे सच में बताइए, ये 90 मार्क्स होने के बाद में बचे हुए इसमें से आप लोग 210 में से 90 मार्क्स भी नहीं मिला पाओगे सच में? मैं तो कहता हूं कि 4 दिन बाद में भी एग्जाम रही तो भी ये सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। सो स्टॉप वरिंग फॉर द पर्टिकुलर थिंग। नहीं सर हमारा जनरल है सर, मैथ्स का कैसे करना? मैथ्स में भी प्रैक्टिकल है। 20 मार्क्स प्रैक्टिकल, 80 मार्क्स में से आपको केवल 15 मार्क लेना है। निश्चित रूप से इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका लेंगे नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि इसके लिए हम अभी परेशान होना गलत है। दैट इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग। सो दिस इज द वे हाउ आई विल react with the parents. I definitely know their anxiety, their pressure. It may reflect into the students' pressure. या अभी जो गाली गलौज थी वो भी एक तो वो पूरी तरह से बाहर का होगा या वो ऐसे ही प्रेशर में का होगा। बीमार है बेचारा, और कुछ भी नहीं बोल सकते। So all this particular thing is to be understood very systematically. 12th exam fear is the one which we have created. I have already explained this particular thing for the medical students. यानी इंजीनियरिंग के लिए कम से कम 80 परसेंटाइल की जरूरत है, जो इस साल नहीं रखा था उन्होंने, इवन फॉर IIT। मगर इसमें तो वो भी नहीं है। So we will proceed further. What will be our strategy? ठीक है, ये सब पूरा समझ में आ गया। सर अब क्या करना चाहिए? तो पहली बात, फर्स्ट क्रिएट द ग्रेडेड इंडेक्स 3 पॉइंट पैटर्न। इसमें मैं एक सजेस्ट करूंगा कि ये 3 पॉइंट पैटर्न में आप उसको नाम दो कुछ इस तरह से, A, B और C। क्या करना है इस 3 पॉइंट पैटर्न में?
तो एक मैं फिजिक्स के लिए एग्जांपल लूंगा कि भाई पहला चैप्टर तुम्हारा है यूनिट्स एंड डायमेंशन। ये मेरा बहुत अच्छे से तैयार है सर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स भी मुझे पता है, एरर का अलजेब्रा भी मालूम है, मैं एरर कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैंने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के न्यूमेरिकल्स भी देखे हैं, एंड आई एम सफिशिएंटली गुड ओवर हियर, सो आई विल पुट दिस पर्टिकुलर अंडर द टाइटल ए। इट्स वंडरफुली डन। दूसरा जो है दैट पर्टिकुलर इज मोशन इन वन डायमेंशन। सर ये भी बहुत अच्छे से तैयार है, फंटास्टिक। मोशन इन टू डायमेंशन, सर इसमें थोड़ा सा जरा वो प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं सर, तो इसको हाँ ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कोई डिफिकल्टी नहीं। वर्क एनर्जी पावर के कुछ प्रॉब्लम सर, जहाँ इंटीग्रेशन वगैरह आता है नहीं आता है वो ठीक है, उसको यहाँ पर रख दो। ग्रेविटेशन कुछ भी हुआ नहीं है सर, मेरे को वो पूरा रिवाइज करना है, फाइन, पुट इट इन द सी। सो इन दिस केस, in this way, as we have done for physics, similarly do it for chemistry as well as biology, and let there be this particular 3 grade scale. जो तुम्हारा बहुत अच्छा तैयार हुआ है उसको ए ग्रेड बोलो, थोड़ा कम हुआ है, मेमोरी मैप बनी नहीं है, उसको बी ग्रेड बोलो, और बहुत ही धुआं होगा वहां पर, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, एकदम बुरा हाल है उसमें, उसको सी ग्रेड बोलो। सो दिस कैन बी गिवन थिंग्स। फिलहाल अभी you are supposed to start with weak part means C. अब स्टार्ट करना है यानी क्या करना है, तो सबसे पहले ये जो अभी नए एडिशंस आए हैं स्टेट बोर्ड बुक के 11th एंड 12th, आई स्ट्रांगली सजेस्ट डाउनलोड दोस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक्स और बाय दोस टेक्स्ट बुक्स, 11वीं का भी और 12वीं का भी। ये ख्याल रखो कि केवल 11वीं के स्टेट बोर्ड बुक में ही टॉपिक है बाय नेम मैथमेटिकल टूल्स, it is not even in NCERT. Very finely designed. My strong suggestion is go through state board book at least once. So, जो वीक पार्ट है मेरा सी पार्ट, उसको एक बार स्टेट बोर्ड बुक में वो कहां पर है ये ढूंढो और उस पर से स्टडी करो। आपका खुद के नोट्स बनाओ, स्टडी करना यानी केवल पढ़ना नहीं है और उसको हाईलाइट करना नहीं है, लिखना जरूरी है, उसके लिए आपको पेन एंड पेंसिल इज इसेंशियल। सो प्रिपेयर योर नोट्स, मेमोरी मैप्स, गो थ्रू एनसीईआरटी, ऐड टू नोट्स। ये ऐसा उसका बाजार लगाकर मत बैठो, ये स्टेट बोर्ड बुक, ये एनसीईआरटी, ये कुछ तो भी क्या रेसनिक हॉलिडे, ये एचसी वर्मा, और चारों बुक्स लेकर मैं ये थोड़ा इसमें से पढ़ रहा हूं, थोड़ा इसमें से, फिर थोड़ा इसमें से, और जो नोट्स बनेगी वो एकदम परफेक्ट बनेगी, कोई जरूरत नहीं है इसकी। पहले कोई तो भी एक बेस बुक यूज करो, उसमें से ये बनाओ, ये बनने के बाद में एनसीईआरटी पढ़ो, कुछ पॉइंट्स अलग से मालूम पड़ेंगे, वो उसमें ऐड करो। सर अगर कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी रहा तो हाँ, वेल इफ इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी देन एनसीईआरटी विल बी कंसीडर्ड टू बी द करेक्ट। ये कई बार रिएक्शन मैकेनिज्म में टेम्परेचर के बारे में हो सकता है, बाय प्रोडक्ट्स के बारे में हो सकता है, सो एट दैट टाइम एनसीईआरटी विल बी ट्रीटेड टू बी द अथॉरिटी। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अभी सॉल्व मत करो, सी टाइप में रहा तो भी 30 या 40 क्वेश्चंस काफी हो गए उस टॉपिक के रिलेटेड, सो यू कैन हैव दैट पर्टिकुलर थिंग। डोंट डू एनीथिंग एल्स टिल अबाउट टास्क इज कंप्लीटेड। एनीथिंग एल्स का मतलब टेस्ट देने के पीछे मत पड़ो। इन शॉर्ट, नो टेस्ट्स। तो अभी कॉन्सेंट्रेट ये सी को बी बनाने के लिए और बी को ए बनाने के लिए अपने को याद करना है और वर्कआउट करना है। अभी का समय उसके लिए यूज करो। अगर आप टेस्ट दे रहे हो, नहीं ना सर वो टेस्ट देने से वो प्रैक्टिस हो जाएगी ना, प्रैक्टिस किस बात की कर रहे हैं यार हम लोग, वो क्लिक करने की। ये 10वीं के जैसी नहीं है एग्जाम,
कि मैंने बहुत सारी टेस्ट दी फिर उसमें से ही एक कोई ना कोई क्वेश्चन वहां पर आ जाएगा. नो सच गारंटी इज देयर. ये था निश्चित रूप से 10वीं के लिए ये पैटर्न बिल्कुल सही है, 12वीं के लिए भी सही है, मगर वो यूजलेस है ना यार. तो वो पैटर्न भी यूजलेस है. वैरायटी के लिए 30-40 क्वेश्चंस काफी हो गए एंड यू कैन मूव फर्दर. रिवीजन ये एक मेरा बहुत स्ट्रांग सजेशन रहेगा सबके लिए. यू आर डूइंग रिवीजन, मगर हरदम ख्याल में रखो कि टू कुक्स विल स्पॉइल द फूड. यानी अभी क्रूशियल समय में जहां पर आपका खुद का प्रिपेयर करना है, उस वक्त हो सके तब के एक ही सिस्टम को स्टिक करो. इफ यू आर डूइंग द रिवीजन लेक्चर्स ऑफ पेस, देन स्टिक विद दैट ओनली. Appear for the AITS, appear for the EDTs, which are designed by PACE, though actually they are not EDTs, everyday test नहीं है वो, मगर उनको नाम दे दिया उन्होंने because it is popular nowadays. But remember one thing कि आप अगर ऐसा कर रहे कि सेफ हैंड्स का रिवीजन कर रहे और कल AITS दे रहे, यार ये रिवीजन में केवल 3 चैप्टर्स या 2 चैप्टर्स लिए जाएंगे और तुम्हारी कल की टेस्ट जो रहेगी वो पूरे सिलेबस पर रहेगी. अब आप ये करोगे या उसको ठीक से करोगे, यानी ना आपका रिवीजन में मन लगेगा और ना कल का पेपर अच्छा जाएगा. इससे फायदा नहीं होगा. और इन एडिशन टू दिस 3 घंटे तो गए आपके वहां पर निश्चित रूप से एग्जाम देने के लिए. मैं सर वही प्रिपरेशन नहीं था, मगर फिर भी मम्मी ने बोला कि वो दे दे तो मैंने दे दिया. इसमें मम्मी का भी गलत है और आपका भी गलत है. सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. Stick to one system. That is always beneficial. We are planning to conduct offline test in short period as the picture will be clear. EDT का टाइम टेबल बन चुका है, मगर वो विदाउट डेट्स है अभी. तो वो निश्चित रूप से हम लोग रहेंगे क्योंकि आपकी एग्जाम ऑफलाइन होने के चांसेस ज्यादा है. That has been said by almost everyone. At present, I am thinking of conducting the mock test after you are done with your patch up work. यानी सी पार्ट को बी में, बी पार्ट को ए में. अभी उसके लिए बहुत ज्यादा समय दो और बहुत ताकत से करो. दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट एंड आई विल एक्सपेक्ट दैट. आई वोंट बी आंसरिंग एनी क्वेश्चन एट प्रेजेंट. वी विल डिस्कस द पर्टिकुलर थिंग एट द एंड, because again the same bad bitter experience may be there and I don't want to spoil the continuity of the lecture. So I request participants who are genuinely over here not to raise hand and listen to this. So at present I am thinking of conducting the mock test. Mock test means it is going to be on the complete syllabus obviously. We will start our EDTs somewhere in the mid-February, if possible. It will be over before your practicals expected in mid-March, and the final exam is expected in April. Now, these are all speculated dates. There is no connection of mine, and I know the particular internal news of the particular board. This is said by so many people, and that's why I'm just saying that particular thing. So if it is in mid-March, the practical starts. Before practical, our EDT should get over. या तो फिर अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो 12वीं से कोर्स से रिलेटेड जो EDTs है वो हम अभी ले लेंगे, और 12वीं के कोर्स से जो रिलेटेड नहीं है वो EDTs हम बाद में लेंगे, बोर्ड के एग्जाम के बाद में. So if needed, we will deal with remaining EDTs after board exam. That is what will be the plan. And I will decide that particular and I will let you know about it.
तो मेरी इच्छा ये रहेगी कि कल से, बिल्कुल कल से हमें क्या करना है। तो आप लोगों का स्टडी कम से कम, आई एम सॉरी फॉर दिस, obviously it should be PCB, doubtlessly yes. So schedule your study for at least 9 hours, 3 hours for each physics, chemistry and biology. State board book should be your first choice, then NCERT book, at most one MCQ book, formulas और point to remember, ये उसमें से देखने के लिए रेडीमेड अपने को होना है। इसके लिए 2 hours of this particular 3 hours must be spent in reading, understanding, taking notes, preparing memory map, solving MCQ, and doing some few MCQs on your own, that this may be there by going through the textbook. 1 hour you may switch to grade B, यानी ये हो गया ग्रेड सी के लिए, आप ग्रेड बी भी उस वक्त कर सकते हो। दिस पर्टिकुलर टॉपिक डूइंग इट बाय द सेम पैटर्न बट स्लाइटली फास्टर, एंड यू कैन डू एमसीक्यूज ऑफ दिस टॉपिक। 3 घंटे होने के बाद में कुछ भी टेम्पटेशन बिना रखे हुए सब्जेक्ट चेंज करो। बीच में कुछ थोड़ी गैप लेना है, आप निश्चित रूप से ले सकते हो। डोंट डिसाइड द टॉपिक बट फॉलो द टाइम, यानी मेरे हर रोज 2 चैप्टर होना चाहिए, ये मत सोचो। एक आध दिन 3 भी होंगे और एक आध दिन केवल 1 भी नहीं होगा। तो पूरा समय 3 घंटे मुझे देना है, बस इतना ही एम करो। डोंट हैव द एम फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक कि मुझे आज किसी भी हालत में करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा करना ही है, मत करो ऐसा। मुझे आज 3 घंटे पढ़ना है, बस यही ख्याल में रखो। So this has to be done with maximum sincerity. Sit for 3 hours at a stretch and don't move in between. आपकी जो फाइनल एग्जाम रहेगी वो भी 3 घंटे की ही रहने वाली है, तो उस कारण आप लोगों को ये ख्याल करना है कि कभी भी आपको 3 घंटे के बैठने की आदत होनी चाहिए। सो बिफोर सीटिंग अटेंड द पर्टिकुलर नेचुरल कॉल्स, पानी पी लीजिए, कुछ थोड़ा खाना है वो खा लीजिए, फ्रेश रूम में हो आइए, मगर 3 घंटे वहां से उठना नहीं है, ये तय कीजिए। मोबाइल वो 3 घंटे के लिए स्विच ऑफ करना है या तो म्यूट करके रखना है। सो दिस पर्टिकुलर पैटर्न एंड दिस प्रैक्टिस शुड बी देयर, and I request all of you to follow this particular very blindly. That is how the things will be proper and useful for us. So this is all which I wanted to say. अब इसके बाद में आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे, निश्चित रूप से मुझे उसके बारे में बात करना अच्छा लगेगा।